हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, वैसे आप लोग को तो पता ही है कि हम इस पीडी बुक को स्टार्ट किए हैं और इस बुक में जितना भी क्वेश्चन है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, वो वन लाइनर के फॉर्म में हो, सभी को आपके साथ में डिस्कस करता हूं। तो आज जो कि हम त्रिवेंद्रम आरआरबी में जो क्वेश्चन पूछा गया था 1994 को, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? यानी जो दूध है वो दही बन जाता है, तो बनने के पीछे कौन सा फिनोमिना, कौन सा कारण है? तो दूध से दही बनने के लिए लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो इस चीज़ को करता है। दूध दही बनने में दूध जो है वो दही बन जाता है लैक्टोबैसिलस के कारण। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विषाणु में क्या होता है? जो विषाणु यानी वायरस होता है, वायरस में आपको न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन देखने को मिलता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कहाँ पर देखने को मिलता है? वायरस में। इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन करेंगे सबको याद करते जाएंगे। ऐसा भी आपको महसूस होगा कि इस वीडियो में जितना भी आप पढ़ेंगे सब कुछ याद होगा। ओके, तो अभी हमने दो क्वेश्चन किया। एक, दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस कार्य करता है। दूसरा, जो हमारा वायरस है यानी विषाणु है, उसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ओके, आपके साथ साथ मेरा भी एग्ज़ाम है, इस प्रकार में आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ, फुट यानी पैर में और मुंह में, कुछ जानवरों के मुंह में आपको देखने को मिलता है, तो वो क्यों होता है? यानी खुरपका मुंहपका, हिंदी में हम उसको कहेंगे खुरपका और मुंहपका जो होता है ये वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में जो खुरपका मुंहपका रोग है ये वायरस के कारण होता है। आप हमें अगर 1 घंटा दीजिएगा तो 1 घंटा में मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो जो हमारा आयोडीन है, जिसका हम नमक खाते हैं, वो कौन से शैवाल से प्राप्त होता है? तो शैवाल का नाम है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया क्या? लेमिनेरिया, लेमिनेरिया। याद कीजिए, लेमिनेरिया। फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। लेमिनेरिया से आयोडीन मिलता है। लोग कहते हैं आयोडीन नमक में रहता है, लेकिन मैं कहता हूँ आयोडीन लेमिनेरिया में रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? आपने क्लास 9 या 10 में इसको ज़रूर सुना होगा। तो ये दोस्त हम 1 मिनट इसको हम छोटा कर लेता हूँ, ताकि त्रिवेंद्रम में इतना ही पूछा गया था। चलिए अब हम दूसरा आरआरबी में घुस गए हैं और इसका क्वेश्चन को करते हैं। क्या क्वेश्चन है? अवोगाद्रो वाला ना, अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो देखिए, साइंस से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है तो याद करना ज़रूरी है। अवोगाद्रो संख्या को याद कर लीजिए। और अवोगाद्रो संख्या दिन कब मनाया जाता है पता है आपको? अक्टूबर को मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है, और 6:23 से लेकर 6:23 शाम तक। ओके, तो अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। 6.023 इंटू 10⁻23, 0.23 इंटू 10⁻23, 0.23 इंटू 10⁻23, 0.23 इंटू 10⁻23। याद कीजिए, इस प्रकार याद हो जाएगा। फटाफट याद करना है, याद करना है, बढ़ना है। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होगा? तो ताप बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। ताप बढ़ने पर तरल का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ता है। ताप, दाब, 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 ताप नहीं, दाब, दाब मतलब प्रेशर। जब भी प्रेशर हम किसी तरल यानी लिक्विड में बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो दाब बढ़ने पर जो द्रव है, तरल है, इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इसको याद मैंने इस प्रकार किया था कि हमारे शरीर में ब्लड को ले जाने के लिए एक वाहन होना चाहिए, और वो वाहन और कोई नहीं बल्कि आरबीसी यानी लाल रक्त कण। लाल रक्त कणिकाएँ जो है वो एक वाहन की तरह काम करती है, जो ऑक्सीजन को एक
भाग से दूसरे भाग तक आने जाने का काम करवाती है। तो रक्त का परिवहन करने में आरबीसी काम करती है। ओके, अगला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन है एडैक। इसको फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट में याद रखिए, ADEK, एडैक। एडैक का जो है ये वसा में घुलनशील है। और बच गया बी और सी। जो विटामिन बी है और विटामिन सी है ये जल में घुलनशील विटामिन है। ये हमारे शरीर में नहीं रहता है, ये मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। लेकिन एडैक, ADEK, एडैक जो है ये वसा में घुलनशील प्रोटीन है यानी विटामिन है। ओके, विटामिन है। ध्वनि की चाल कितनी होती है। ध्वनि की चाल यानी स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है। 770 मील पर घंटा होती है। 760 मील पर घंटा होती है, यानी 1 घंटा में इतना मील ये चल सकता है। अगर आपने कभी आर्मी का रनिंग किया होगा तो उसमें आपको 1 मील रनिंग करने के लिए कहता है 5.5 मिनट में। लेकिन यहाँ पर ध्वनि की जो चाल है ये 760 मील है। 1 घंटा में 760 मील चल सकता है। ओके, अगर इसको आप मीटर में चेंज कीजिएगा तो आपको इसको इस प्रकार लिखना होगा कि 1060 इंटू 760, इसको जितना आप गुना कीजिएगा ये मीटर में आ जाएगा। ओके, चलिए, मीटर में तो ये पूछा नहीं है आपको, मील में पूछा है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है। तो एल्युमिनियम जो कि मिलता है ये बॉक्साइट से मिलता है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड 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 है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क यानी एल्युमिनियम कहाँ से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम बॉक्साइड से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम कहाँ से प्राप्त होता है। बॉक्साइड से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम कहाँ से प्राप्त होता है। बॉक्साइड से प्राप्त होता है। ओके, किसी प्रकार का कोई अगर डाउट है तो ज़रूर हमें बताइए। हमने इस आरआरबी को भी कंप्लीट कर दिया हूँ। अब नेक्स्ट आरआरबी की तरफ चलते हैं। 7 मिनट में हमने 2 आरआरबी कंप्लीट कर दिया। अब आरआरबी बेंगलोर। ओके, चलिए, क्वेश्चन क्या है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। जो प्राकृतिक मोम है और लाख है, लाख मतलब हमने अपने गाँव में देखा हूँ कि पेड़ में एक लाल लाल रंग का कुछ लगा हुआ रहता है, उसी को लाख लोग कहते हैं। तो ये प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। कीड़ों के स्राव के रूप में ये प्राप्त होता है। कीड़ों के स्राव के रूप में ये प्राप्त होता है। प्राकृतिक मोम और लाख कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त होता है। कीड़ों के स्राव के रूप में मोम और लाख प्राप्त होता है। जो हमारा कार का बैटरी है, कार का जो बैटरी है इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। कार के बैटरी में क्या इस्तेमाल किया जाता है। कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। कार के बैटरी में H2SO4 यूज़ किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फुल क्या है, रासायनिक सूत्र H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 है, जो कि बैटरी यानी कार के बैटरी में यूज़ किया जाता है। कार के बैटरी में यूज़ क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो है अबटू ग्रंथि। अबटू ग्रंथि जो है ये हमारे शरीर में उपापचय को नियंत्रण करने वाला एक हार्मोन है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रण करने वाला एक हार्मोन कौन सा है, अबटू ग्रंथि। अबटू ग्रंथि जो है ये हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रण करने वाला एक हार्मोन है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रण करने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं, अबटू ग्रंथि कहते हैं। देखिए, इसी वीडियो में याद करना है, मतलब करना है। 1 घंटा में मैक्सिमम क्वेश्चन याद करके जाएंगे। कम से कम 10 दिनों में इस बुक को कंप्लीट करना मेरा लक्ष्य है। आप सबके साथ सबका विकास। चलिए, अगला क्वेश्चन है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना हुआ रहता है। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है। ये क्लास 10 में याद किया था, टंगस्टन का बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी अजमेर से जो कि पूछा गया है। मानव नेत्र पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक एवं उल्टा होता है। हमेशा वास्तविक होता है। आप जो देखते हैं ये वास्तविक देखते हैं, और उल्टा होता है। पीछे हमारे रेटिना में जाकर जो बनता है ये उल्टा जाकर बनता है। वास्तविक हमेशा उल्टा ही होता है। वास्तविक चीज़ हमेशा उल्टा ही होता है। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ये हमेशा वास्तविक एवं उल्टा होता है। मानव नेत्र में जो
प्रतिबिंब बनता है ये हमेशा वास्तविक एवं उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल जल जो है उसमें मीठा पानी कितना प्रतिशत है? तो 2.5% आपको मीठा पानी है जो कि पीने लायक है। पृथ्वी में 71% जल है जिसमें केवल 2.5% पानी पीने योग्य है। केवल 2.5% पानी क्या है? पीने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ये क्लास 10 में ही मैंने याद किया था जब कुछ साइंस के प्रश्न हमारे सामने आया और ये प्रश्न भी उसमें था। तो लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता मापी जाती है। क्या ये दूध सही है या नहीं? आपके घर में दूध देने वाला जो आता है उसको थोड़ा सा पूछिएगा कि ये दूध सही है कि नहीं। आपको तो पता है कि उसमें मिलावट रहता है, लेकिन लैक्टोमीटर अगर आप खरीद लीजिएगा तो आपको फिर पता चल जाएगा, एकदम आप प्रूफ के साथ बता पाएंगे कि ये जो दूध है ये शुद्ध नहीं है, इसमें पानी मिलाया गया है। तो लैक्टोमीटर को ज़रूर एक बार खरीद लीजिए, काम देगा। लैक्टोमीटर से क्या किया जाता है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि के शोरगुल का माप होता है। जो ध्वनि के शोरगुल का माप होता है वो डेसिबल में मापते हैं। डेसिबल में हम क्या मापते हैं? डेसिबल में हम ध्वनि को मापते हैं कि कितना डेसिबल साउंड निकल रहा है, कितना। देखिए आप मेरे इंस्टाग्राम में चलिए, वहाँ पर हम बहुत ऐसे लोगों को फॉलो किए हैं जो अजीबोगरीब साउंड को कैप्चर करते हैं, हमें सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो साउंड को मापने के लिए डेसिबल का यूज़ किया जाता है। जैसे द्रव्यमान को नापने के लिए केजी का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार ध्वनि को नापने के लिए डेसिमल का यूज़ किया जाता है। और दूध की शुद्धता मापने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। और आँख में जो प्रतिबिंब बनता है ये हमेशा वास्तविक एवं उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः होता है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होता है। मीथेन मतलब CH4। और अगर आप अभी गांव से हैं तो आपके गांव में जब धान की कटाई होगी तो उस समय बड़ी मात्रा में मीथेन गैस का स्रावित होता है, यानी मीथेन गैस निकलता है, क्योंकि दलदली इलाके में ही मीथेन गैस उत्पन्न होता है। तो बायोगैस कहाँ पर मिलता है आपको? बायोगैस मुख्यतः उत्पन्न होता है मीथेन से। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। अच्छा, O3 किसका सूत्र होता है? आपको पता है तो ज़रूर हमें बताइएगा। O3 ओजन का होता है। ओजन का जो हमारे वायुमंडल के ऊपरी परत में आपको देखने को मिलता है, ओजन जो पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ओके, चलिए तो बायोगैस मुख्यतः मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। तो माइक्रोफोन जो होता है, फ़ोन जो होता है उसमें बेल बजता है सुबह सुबह। ओके, तो ग्राहम बेल यानी माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहक लोग बेल बजाते हैं फ़ोन करके। ओके, तो ग्राहम बेल ने क्या आविष्कार किया? माइक्रोफोन माइक्रोफोन मतलब समझ रहे हैं माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन अगर आपको पता है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जो फ़ोन है ये फ़ोन नहीं, ये फ़ोन को हम ग्राहम बेल नहीं कहते। ग्राहम बेल सॉरी माइक्रोफोन एक अलग चीज़ को कहते हैं। वो माइक्रोफोन कौन सा है हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि माइक्रोफोन के बारे में कितने लोगों को पता है, किसे रियल में कहते हैं माइक्रोफोन। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। चलिए, तो माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया है। अगला क्वेश्चन अगर आपके सामने नज़र आ रहा है तो याद करने का कोशिश कीजिए। देखिए वन लाइनर है, इसी वीडियो में याद करना है, मतलब करना है। 13 मिनट में हमने लगभग सभी क्वेश्चनों को जो जो पढ़ा है याद हो गया है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के प्रभाव से। ओके, तो मधुमेह किससे होता है? इंसुलिन के अभाव में। अगर अभाव मतलब समझ रहे हैं, कमी। तो हमारे अगर शरीर में इंसुलिन की कमी है तो मधुमेह हो सकता है। ओके, तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। स्कर्वी किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण। और विटामिन सी जो कि विटामिन सी और बी हो गया, ये जल में घुलनशील विटामिन है और ये हमारे शरीर में संचित नहीं होता है। तो स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। चलिए, और एडक जो कि वसा में घुलनशील क्या थे? विटामिन थे। चलिए, अगला क्वेश्चन अगर आपके सामने नज़र आ रहा है तो इसको भी याद करते हैं।
सूर्य ग्रहण होता है जब जो चंद्रमा है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब हमारा चंद्रमा आ जाता है तो इसको ही हम कहते हैं सूर्य ग्रहण, यानी सूर्य पर ग्रहण लग गया है। आइए इसको हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा अजीब तरीक़ा से। देखिए ये है सूर्य और ये है क्या, पृथ्वी, और अगर इसके बीच में यहाँ पर चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को हम कहते हैं क्या, सूर्य ग्रहण। ओके, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, यानी कबाब में हड्डी बन जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कबाब का हड्डी अगर चंद्रमा बन जाता है तो इसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। पेस मेकर संबंधित है हृदय से। अगर कोई आदमी जिसका हृदय खराब है तो उसमें पेस मेकर लगाया जाता है। अगर हृदय खराब है तो उसमें पेस मेकर लगाया जाता है। हृदय संबंधित है, पेस मेकर संबंधित है हृदय से। पेस मेकर किससे संबंधित है, पेस मेकर हृदय से संबंधित है। अगर आप इस बुक का PDF चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, बट कमेंट करना अनिवार्य है। बिना कमेंट के आपको ये मिलना मुश्किल है। चलिए, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, अगर आपको पता है तो जरूर हमें कमेंट में बताइए। तो CaOCl2 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 विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। क्या होता है, CaOCl2 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 विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। क्या होता है, CaOCl2 CaOCl2 किसका सूत्र होता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। CaOCl2 CaOCl2 किसका सूत्र होता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चंडीगढ़ RRB से। इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि जब इसको हम क्रॉप करेंगे तो आपको नज़र आएगा फिर। चलिए अगला क्वेश्चन अगर आपको नज़र आ रहा है तो याद कीजिए, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों कार्बन के परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप है, यानी कार्बन से ही बना हुआ है, लेकिन दोनों एक जैसा नहीं दिखा देता है क्योंकि इसमें जो परमाणु की संरचना है ये अलग अलग होती है। ग्रेफाइट आप कहाँ देखे हैं, अगर आप बता पाएंगे तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा। जो आप बचपन में पेंसिल यूज़ करते थे उस पेंसिल का जो लीड होता था वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता था। ओके, और बुक, चलिए छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया है तो इसको भी याद कीजिए। प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक क्या है, प्राकृतिक बहुलक रबड़ है, और बुना N और बुना S ये संश्लेषित रबड़ है। बुना N और बुना S क्या है, संश्लेषित रबड़ है। बुना N और बुना S क्या है, संश्लेषित रबड़ है, जबकि प्राकृतिक प्राकृतिक बहुलक रबड़ है। प्राकृतिक बहुलक क्या है, रबड़ है। प्राकृतिक बहुलक रबड़ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो फल कच्चा हो जाता है, मार्केट में जो फल रहते हैं वो आपको इसी मेथड से पका हुआ मिलेगा, तो उसमें किसका यूज़ करके पकाया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का यूज़ करके। एसिटिलीन तब हमको एसिडिटी होता है। फल खाने के बाद एसिडिटी नहीं होना चाहिए। याद करने का तरीका, फल खाने के बाद एसिडिटी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब फलों को एसिटिलीन के यूज़ से या एसिटिलीन के उपयोग से पकाया जाता है तो फल खाने के बाद लोगों को एसिडिटी हो जाती है। तब लोगों को एसिडिटी हो जाती है। एसिटिलीन गैस का यूज़ करके जब फलों को पकाया जाता है तो उसमें लोगों को एसिडिटी पकड़ लेता है। ओके, तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है। एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। किसका यूज़ किया जाता है, एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या है। तो विद्युत चुंबक को बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो मृदु लोहा यानी डेड लोहा का यूज़ किया जाता है। डेड लोहा को यूज़ किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए डेड लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। जो लोहा मर गया है तो मृदु लोहा का यूज़ किया जाता है। क्या करने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए। प्राकृतिक चुंबक निकेल से बनता है और विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट RRB मुंबई से क्वेश्चन है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है। तो जो मस्तिष्क है या मेरुरज्जु है, इसको ढकने वाली झिल्ली में अगर किसी भी प्रकार का सूजन आ जाता है तो कौन सा रोग फिर होता है, तो मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजाइटिस देखिए आगे भी मौ है इसके और इसके आगे भी मौ है, और रोग
के आगे भी म है, तो मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्यों होता है? जब मस्तिष्क और मेरुरज्जु के झिल्ली में सूजन आ जाता है तो फिर मेनिंजाइटिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस रोग होता है। मेनिंजाइटिस रोग होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है एसआई मात्रक पूछा किसका? द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। केजी मतलब किलोग्राम होता है। अच्छा, 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है? अगर आप बता पाएंगे तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। ओके, न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? बताइए। पौधों और जीवों के साथ वितरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पौधों और जीवों के साथ वितरण को कौन से अध्ययन के नाम से जाना जाता है? तो बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी 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 पौधों और जीवों के स्थान विवरण के अध्ययन को, यानी जहाँ पर पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, उसके स्थान विवरण को जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको कहते हैं बायो मतलब जीव जंतु से संबंधित, जियोग्राफी मतलब स्थल। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? भूभाग, पृथ्वी का अध्ययन। ओके, तो बायोजियोग्राफी का मतलब क्या होगा? पौधे और जीव जंतुओं के अध्ययन को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल एक राशि है, तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। हमने याद किया था इसको कि किसी भी राशि में किसी भी अगर शब्द में व या फिर ब आ जाए तो वो 100% सदिश राशि होगा, 99% सदिश राशि होगा। तो आपको नज़र आ रहा है जो हमारा क्षेत्रफल है, क्या इसमें कहीं भी व या ब नज़र आ रहा है? आपका आंसर होगा जी नहीं। अगर ब और वो नहीं है तो ये एक अदिश राशि है। ब और वो अगर रहता तो वो सदिश राशि होता। जैसे कि बल में आपको ब नज़र आ रहा होगा, आ रहा ना नज़र ब, तो ये एक सदिश राशि है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और दूरी के हिसाब से ये कौन से नंबर का ग्रह है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूरी के हिसाब से ये कौन सा ग्रह है, तो अगर आप बता पाएंगे तो फिर बढ़िया रहेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आता है बुध आता है, फिर मंगल आता है, फिर पृथ्वी आता है, और फिर गलत। चलिए बैक चलते हैं। देखिए, पहले आता है बुध, शुक्र, मंगल, बुध। देखिए, सबसे पहले आता है आपका बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, पृथ्वी आता है दोस्त, पृथ्वी आएगा, फिर मंगल और फिर बृहस्पति। ओके, और हमने याद किया था कि ये जो 4 ग्रह है इसको हम कहते हैं चट्टानों से बने हुए ग्रह। ओके, और इधर को जो ग्रह आपको देखने को मिलेगा वो गैस और द्रव से बने हुए ग्रह होते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन को याद कर लीजिए। 5वें नंबर में आपको बृहस्पति देखने को मिलता है, और बृहस्पति आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन अस्थियोलॉजी कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी कहते हैं अध्ययनों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऊपर हमने एक अध्ययन देखा था जहाँ पर पौधे एवं जीवों के स्थान विवरण के अध्ययन को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी भोपाल से आपको देखने को मिल रहा है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो अगर आप प्रोटीन को भर भर के खाना चाहते हैं तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? अगर आपको लगता है कि मुझे केवल प्रोटीन ही प्रोटीन चाहिए तो आप सोयाबीन और मशरूम खाइए। जो सोयाबीन होता है और मशरूम होता है उसको अगर आप खाएंगे तो इसमें बहुत ही प्रोटीन देखने को मिलता है। प्रोटीन के लिए सोयाबीन और मशरूम, ओके, ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। आगे है ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती। ऊपर हमने जाना कि ध्वनि तरंग का वेग कितना होता है, तो हमने देखा 760 मील पर घंटा होता है। 760 मील पर घंटा होता है ध्वनि का वेग। और यहाँ पर बोल रहा है ध्वनि जो तरंग है ये यात्रा नहीं कर सकती है तो निर्वात से होकर, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए। वो माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन निर्वात
में ये नहीं चल सकता। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, और यहाँ पर कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं होता है। अगला है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, कैसा लगता है? काला लगता है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष को देखता है तो वहाँ पर वो काला नजर आएगा। ओके, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष को देखेगा तो वो अंतरिक्ष कैसा नजर आएगा? काला नजर आएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर का यूज़ किया जाता है, जो डॉक्टर कान में इस प्रकार का घुसा कर आपके हृदय में इस प्रकार टच करा देता है। ओके, वही है स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर जो है ये रक्त दाब को मापने के लिए, जो इस प्रकार ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो यूज़ नहीं किया जाता है, उसी को कहते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। ऊपर हमने देखा कि ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने जाना था आरबीसी है जो रक्त में ऑक्सीजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, शरीर के विभिन्न भागों में। अगला है रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन जो है ये कोण की इकाई है। रेडियन किसकी इकाई है? कोण की। रेडियन किसकी इकाई है? रेडियन कोण की इकाई है। रेडियन किसकी इकाई है? कोण की इकाई है। रेडियन किसकी इकाई है? कोण की इकाई है। रेडियन किसकी इकाई है? कोण की इकाई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल शब्द किसका सूचक है? जो भारी जल शब्द है ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूचक है। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O होता है, भारी जल का होता है। वही अगर हम नॉर्मल जल की बात करें तो H2O होता है। H2O नॉर्मल जल की होता है। H2O नॉर्मल जल की क्या होती है? फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर भारी जल की बात करें तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, यानी D2O होता है। D2O होता है भारी जल का। चलिए अगला क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो इसको भी जान लेते हैं। चलिए दोस्त, कल हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी अहमदाबाद से। आरआरबी अहमदाबाद से जितना भी प्रश्न पूछा गया है उनको हम कल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है, अगर क्वेश्चन याद हुआ है तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की और भी वीडियो बनाने के लिए। ओके, मिलेंगे कल आरआरबी अहमदाबाद के क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए।